अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात अज़ बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। आंगन में बिछाए एक टेबल पर लेटी तारों को घूर रही थी। आसपास फूलों के गमले पड़े थे जिनकी खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। पानी से नम होकर सख्त ईंटें और भी चमक गई थीं। हवा मुतवातर चल रही थी जिसमें नमी की वजह से सुकून भी था, मगर इस माहौल में भी इसका दम घुट रहा था। सोच सोच कर कि परसों क्या होगा। क्या उसका भाई सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार देगा, या फिर वो ऐसी कैद में कैद हो जाएगी जिसमें सर पटकने की भी गुंजाइश नहीं होगी। बिलाशुबा हर तरफ खसारा ही था, कहीं कोई राहत की किरण नहीं थी। बचपन से बख्तावर उसकी माँ का लाडला रहा था। उसकी बुरी आदत को छुपाना उनकी आदत बन गई थी और आज इस गलती ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। यही होता है जब औलाद की गलती की पर्दापोशी की जाए तो वो हमेशा नुकसान देती है। गलती छुपाने के बजाय उसे प्यार से समझाए, ना समझे तो दो थप्पड़ लगाए, डंडे की नोक पर रखें, क्योंकि जहां कभी कभी प्यार काम नहीं आता वहां डर काम आ जाता है। शायद बख्तावर को बेजा लाड प्यार ना किया जाता तो वो आज इतना खुदसर और बदतमीज ना होता। उसे डर होता, जो हो चुका था सब तबाह कर चुका था। वो ठंडी हवा कब उसे नींद की लोरी देने लगी उसे पता ही ना चला। आहिस्ता आहिस्ता पलकें भारी हुई तो वो सो गई। वो घूम रही थी, खुशियां मना रही थी, उड़ती चुड़ियों के साथ हंस रही थी, तितलियों को पकड़ रही थी कि अचानक किसी ने उसकी कलाई पर हथकड़ी बांध दी और पटक दिया किसी के पैरों में जूते से आरी नंगे पैर, जो बिल्कुल साकिन से व्हीलचेयर के पायदान पर पड़े थे। उसने नजर उठा के ऊपर का सफर तय करना शुरू किया तो गोद में रखे दो मजबूत गंदुमी हाथ नजर आए। उससे आगे बढ़ी तो मंजर धुंधला गया। उसका चेहरा देखने से पहले ही उसकी आंख खुल गई थी। जेबो उस पर झुकी उसे उठा रही थी। आपा उठ जाएं, 9 बज गए हैं और आप यहीं सो गई थी। वो एकदम उठी तो गर्दन में शदीद दर्द थी, कंधे भी दुख रहे थे। बिखरे बालों का जूड़ा बनाते वो उठ बैठी, अपने कंधे दबाए जिससे कुछ राहत मिली। जेबो जा चुकी थी। वो उठने लगी तो सामने मौजूद साइकिल के टायरों पर नजर पड़ी। कुछ याद आया। कौन था वो जो व्हीलचेयर पे था? वो उतरे मुंह से नाश्ता कर रहा था और सुफियान उसे बातें सुना रहा था। बातें सुनाने में लगा था कि उसका दिल तंग न आ जाए, मगर उदास तो वो फिर भी था। सारी रात वो सोया नहीं था। अंधेरों से खेलने वाला हैदर तन्हाई में अंधेरे से जूझता रहा था। न करवट बदलाने वाला कोई था, न कोई बात करने वाला। खिली खिड़की से उड़ते परिंदे खिड़की खुली होने का सबूत दे रहे थे। दूर कहीं से उल्लू की आवाज एक अजीब वहशत पैदा कर रही थी। हर चीज पर एक स्याही छाई थी। उसने अफसोस से साइड टेबल पर मौजूद किताब को देखा। वो तो मुकम्मल हो गई थी और बाकी शेल्फ में 7 समंदरों जितना फासला लिए बैठी थी। आज उसे अपना आप गीती यारा जैसा लग रहा था, जिसे एक वक्त में सब ने अकेला कर दिया था। जिसके चेहरे पे वो देखती वो उल्टा उसमें खामियां निकालने लग जाता। उसकी मोहब्बत तक उसकी भेंट चढ़ गई, इसलिए उसने चेहरा पढ़ना ही छोड़ दिए। वो भी इन चेहरों का पढ़ना छोड़ना चाहता था जिस पर लिखी तहरीर साफ थी कि अब वो इसे इस हालत में अपना नहीं सकते। इसने भी तो दस्तक दी थी, मगर सकीना ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्यों इसके जज्बात को लफ्जों में भी नहीं समझ पाई वो? इन्हीं सोचों में गर्क उसने चाय का कप उठाया तो लड़खड़ा कर वो चाय इसके हाथ पर ही गिर गई। जलन शदीद थी। सुफियान ने भाग कर उसका हाथ पकड़ा जो लाल हो रहा था। उसने तकलीफ ज़दा नजरों से दरवाजे की जानिब देखा जहां सकीना सामने खड़ी थी, जो शायद इसके लिए कुछ लाई थी। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, मगर अगले ही लम्हे होंठ सुकड़ भी गए थे। वो उल्टे कदम वापस चली गई। इसका ये रवैया उसकी समझ से बाहर था कि क्या हो गया उसे। सकीना ने दूध ग्लास काउंटर पे रखा और खुद चंद में गहरे सांस लेती रही। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ हैदर, मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं कि सारी जिंदगी एक अपाहज शख्स के साथ अधूरी गुजार दूँ। हाँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर ये नहीं कर पाऊंगी मैं। समझती हूँ कि रात तुम मुझे क्या समझा रहे थे, मेरे दर पर दस्तक क्यों दे रहे थे, मगर आई एम सॉरी। मोहब्बत की राहों पर रंजिशों के पहरे हैं।
अंधेरा रातों के बाद भी कुछ धुंधले से सवेरे हैं। सूखे पत्ते से बन गई जिंदगी अब तो, हवाओं के दोष पर भी तन्हाइयों के डेरे हैं। बारिश की बूंदों में सुलगते आग के बसेरे हैं, सांस के फिर भी तंग घेरे हैं। मोहब्बतों की राहों पर रंजिशों के पहरे हैं। वो कमरे में अकेला बैठा था। सुफियान जा चुका था। आज उसने अपनी रात गुजारी का इंतजाम भी कर लिया था। 3-4 किताबें अपने पास ही रख ली थीं। वो दूसरों की कहानियों में उलझकर अपनी भूलना चाहता था। यही सोचते उसने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था तो दरवाजे में खड़ी सकीना नजर आई, जिसके हाथ में पानी का एक्स्ट्रा जग था जो उसने चुपचाप टेबल पर रखा और जाने लगी। मगर इसने पुकार लिया, सकीना बैठो। अलमारी के पास से कुर्सी खींचती वो उसके करीब बैठ गई। सकीना, मेरी आंखों में देखो और बताओ क्या हुआ है। वो जो नजरें झुकाए अपने हाथों को नोच रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सकीना, मैंने तो दस्तक देकर भी देखा है तुम पर। तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही? मेरे अल्फाज भी तुम्हें समझ नहीं आए तो अब सीधा बोलता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुमसे निकाह चाहिए। उसकी बात पर ही वो कांप उठी थी। उसका कांपता वजूद देखकर वो दंग रह गया था। क्या हुआ सकीना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? वो एकदम खड़ी हो गई। हैदर, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मगर शायद मेरी बात तुम न समझ सको। देखो, एक लड़की ये चाहती है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, हंसे खेले घूमे फिरे अपने हमसफर के साथ। मैं भी यही चाहती थी और यही चाहती हूँ। उसकी बातों ने हैदर का दिल डूब गया था। तो मैंने कब तुम्हें खुद से बांध कर रखना है? आजाद रहना, जो करना चाहती हो करना, बस मेरी तन्हाई बांट लेना। इस कमरे में आ जाओ हक से। ये तन्हाई, ये अकेलापन मुझे इस बीमारी से ज्यादा तकलीफ देता है, और तुम्हारा अधूरा साथ मुझे मायूसी और दुखों की पस्तियों में सारी जिंदगी के लिए गिरा देगा। मुझसे निकाह करके तुम तो खुश हो जाओगे, मगर मैं नहीं। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, मगर कभी कभी जिंदगी भर की तकलीफ का अंदेशा सोचने पर मजबूर कर देता है, और हर सोच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझ में इतना ज़र्फ नहीं कि मैं तुम्हें अपना पाऊं। हाँ, मगर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ 1 साल, 2 साल, 3, और अगर मैं कभी ठीक ना हुआ तो? नजरें झुकाई ही उसने सवाल किया था। वो तो इसे नजर मिला भी नहीं रहा था। मैं नहीं कर पाऊंगी हैदर, तुम समझ नहीं रहे। मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझे डर लगता है। तुम मुझे कमजोर समझो या जो भी, मगर निकाह नहीं। एक ही तो जिंदगी है, मैंने जीनी है, गुजारनी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कजन्स हैं, दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। बस इस रिश्ते की बात नहीं करना प्लीज। दूसरी नजर उस पर डाले बगैर ही वो वहां से चली गई और पीछे बिल्कुल साकिन हो गया। घड़ी की सुइयों की छू रहे हैं इस तरह, कोई मुजरिम गिन रहा हो सजा अपनी। गीले फर्श पर नंगे पैर ठंडी हवा के मुखालिफ चलती, सीने पर हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गर्क थी। नंगे पैरों से सिरायत करती ठंडी नमी हड्डियों में घुस रही थी, जिससे तंग आकर उसने हाथ सीने पर बांध लिए थे। जूड़े से आजाद आवारा लड़े हवा से उड़ रही थी। रूबा बेटा, चलो सो जाओ। उसने एक नजर अपनी माँ को देखा और फिर वॉल पर लगी घड़ी को जो 11 बजा रही थी। अम्मी, बस 8 घंटे और बख्तावर की जिंदगी की नवीद मिल जाएगी, फिर जो होगा किस्मत का लिखा मानकर सो जाऊंगी। वो भी परेशानी से उनके साथ ही बाहर निकल आई थी। मुझे तो हौल उठ रहे हैं, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। इसने उन्हें कंधे से थामकर अपने मुकाबिल किया। बख्तावर को कुछ नहीं होगा अम्मी, मेरा दिल कहता है मुझे मेरे भाई को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। अगर उसे जेल भी हो गई तो भी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। अस्बात में सर हिलाकर वो ठंड से बचने के लिए वापस अंदर चली गई थी। फिर वो अकेली रह गई थी। जब अचानक उसे अपने इर्द गिर्द 2 तितलियां मंडलाती नजर आईं तो अचानक ख्वाब याद आ गया। व्हीलचेयर के पायदान पर साकिन पैर, गोद में पड़े बेजान हाथ। वो कौन था और मेरे ख्वाब में क्यों? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अचानक से ये किस नामहरम की शबीह नजर आई है। उसने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा। जानती हूं ईमान है, कभी कुछ बेवजह नहीं होता। क्या चाहते हैं आप? सकीना की बातें बौछार बनकर उसके जहन में तूफान मचा रही थी। क्या ये थी इसकी मोहब्बत, इसका शिद्दत, उसका जुनून,
اس کا پاگل پن جو ایک چوٹ پر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا؟ شاید اسے محبت تھی ہی نہیں مجھ سے، وقتی اٹریکشن تھی، اور خوبصورت چیز جب ذرا سی بھی خراب ہو جائے تو اس سے کوفت ہونے لگتی ہے۔ مگر میں کوئی چیز تو نہیں تھا، انسان تھا، اسے مجھ سے کوفت ہونے لگی۔ بے بسی سے وہ ہنس دیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جو دوسری سائڈ ٹیبل پر چارج پر لگا تھا۔ اگر وہ پہلا جیسا ہوتا تو گلاٹی مار کر دوسری سائڈ پر پہنچ جاتا، مگر یہ فاصلہ تو اب میلوں کا تھا۔ منہ بسور کر دوسری طرف رخ پھیر گیا۔ حیدر کیسے ہو؟ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں چچا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلے جیسے خوشی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے کنارے پر ہی ٹک گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں چچا، اب نہیں۔ جس کی تھی اس نے انکار کر دیا، باقی سب اس کے سامنے بے مول ہیں۔ انہوں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ حیدر محسوس کر سکتا تھا ان کے الجھے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ کچھ کہنا ہے چچا؟ انہوں نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ وہ تمہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت رہے، اور یشمان کا مجرم، اسے ابھی سزا نہیں ملی، صبح جرگے کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو کیا سوچا ہے آپ نے چچا؟ کیا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ان کے چہرے پر کھوجتے وہ پوچھ رہا تھا۔ ونی۔ ان کے ایک حرف پر ہی حیدر کا دل کانپ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو حیدر، ہم تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ سکینہ ڈر گئی ہے، پریشان ہے، اس لیے وہ ابھی نکاح نہیں چاہتی، اور یشمان کے قاتلوں کو بھی سزا نہیں ملی۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے اسے سزا ہو، تو یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اپنے سر پر ان کا رکھا ہاتھ اس نے آہستہ سے ہٹا دیا۔ آپ کی بیٹی چھوڑ چکی ہے نا، تو رہنے دیں مجھے اکیلا۔ چچا، مجھے نفرت ہو گئی ہے اس جنس سے جو مطلب پرست ہے، جو صرف اپنا سوچتی ہے، محبت تک کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اور اسے ہارنے کا افسوس تک نہیں ہوتا۔ ایسے جواریوں کو مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ میں اب اپنی زندگی میں کسی لڑکی کی مداخلت نہیں چاہتا، نہ خوشی سے نہ مجبوری سے۔ حیدر کی باتیں انہیں غلط یا بے تکی ہرگز نہیں لگی تھی۔ وہ جانتے تھے سکینہ کا فیصلہ اگر انہیں پریشان کر سکتا ہے تو اس پر قیامت گزر گئی جائے گی۔ وہ بھی اس حالت میں انہوں نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دو حیدر، میں ہار گیا، میں اولاد کے ہاتھوں رشتے ہار گیا، میں نہیں سمجھا پایا سکینہ کو، مگر یہ فیصلہ میرا دل کہتا ہے سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ جرگے کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا تمہیں، تمہارا ساتھی ضرور ملے گا۔ اس کے ماتھے کو چوم کر وہ باہر آ گئے تھے جب وہ بولا، میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، اس کی عزت کروں گا مگر محبت نہیں، شریک حیات بنانے کا نہیں کہیے گا۔ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دروازے تک ہی پہنچے ہوں گے جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بے بسی سے فون کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ عاشر صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر فون کی جانب آ گئے۔ اسے فون پکڑاتے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ اور چاہیے؟ واش روم تو نہیں جانا؟ اپنے سوال پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئے تھے مگر وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ کہتے ہیں بچپن کبھی واپس نہیں آتا، لیکن میرے خیال میں عمر کے جس دور میں یہ وقت آ جاتا ہے وہاں بچپن ایک بھیانک روپ لے کر واپس آ جاتا ہے۔ تب ان چیزوں کی محتاجی معصومیت نہیں، شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے دور سے تو موت اچھی۔ آخر تک اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ عاشر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں، کیسے دلاسا دیں۔ جوان تن کو بے جان دیکھ کر ان کا خود کا دل خون کی آنسو روتا تھا، اس لیے خود پر ضبط کرتے وہ باہر چلے گئے اور اس کی سوچ کو فون کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ السلام علیکم ذیشان، کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ 2 بج گئے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج آسمان کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا جس کی زد میں چاند بھی آ گیا تھا۔ بادلوں کی اوٹ سے بھی اپنی مدھم روشنی بکھیرنا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کوئی بادل اس کے سامنے آ جاتا تو اسے چیر کر روشنی بھیجنے کی کوشش کرتا، اور جب وہ ہٹ جاتا تو روبا کا چہرہ چاند کی روشنی سے منور ہو جاتا، جہاں ناک ککو کا چمک رہا تھا۔ اس لکا چھپی کے کھیل نے اس کے ہونٹ مسکرانے پر مجبور کر دیے تھے کہ اچانک ایک شعر کانوں میں گونجنے لگا۔ اصل نازک دل دے لوکاں،
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਲ ਨਾ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਜਣਾ ਮਰ ਵੈਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ याद न आया कर। एक हुक सी उठी थी दिल में, कोई टूट कर याद आया था, जो गम गुसार था उसका दोस्त था। उसके दिल को धक्का सा लगा। ज़ीशान।